आज के टाइम पर अगर आप जापान में ट्रैवल करोगे तो स्ट्रीट्स पर आपको एक भी डस्टबिन देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर इंडिया में डस्टबिन तो हैं, लेकिन कचरा डस्टबिन के अंदर कम और बाहर ज़्यादा देखने को मिलता है। 2026 की क्लीनलीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान ग्लोबली 26 पोजीशन पर लाई करता है, वहीं पर इंडिया 8 पोजीशन पर, लेकिन लिस्ट के नीचे से। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि डस्टबिन ना होने के बाद भी वाई जापान इज सो क्लीन, और इंडिया वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा है जो जापान आज के समय पर कर रहा है। उसी को आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ईयर 1995 से पहले जापान की स्ट्रीट्स पर डस्टबिन्स होती थी, लेकिन 1995 के बाद सारी डस्टबिन्स अचानक से गायब हो जाती है एक ट्रेजेडी की वजह से। ईयर 1995 में सबवे सारिन अटैक होता है और इस अटैक में 12 लोग मारे जाते हैं और 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system, released from plastic bags onto 5 crowded trains. 13 people were killed and some 6,000 others made violently ill in the attack. तो हुआ क्या था कि 20 मार्च सुबह 8 बजे 10 टेररिस्ट कुछ प्लास्टिक बैग में एक पॉइजनस केमिकल जिसका नाम सरीन था वो लेके आते हैं और टोक्यो के 3 मेट्रो लाइन्स के फ्लोर्स एंड सीट्स पर उस केमिकल को प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल्स वेपराइज हो जाता है और क्राउडेड ट्रेन्स एंड स्टेशंस के पूरे सराउंडिंग में फैल जाता है, जिसकी वजह से 12 लोगों की इंस्टेंटली मौत हो जाती है और 1000 से भी ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब 1995 से पहले भी जापान में ऐसे कई सारे अटैक्स हो चुके थे और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने हर जगह से डस्टबिन को हटा दिया। अब डस्टबिन का इन अटैक से क्या संबंध है? तो देखो, ये जो अटैक्स हो रहे थे इसमें बार बार केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा था और कोई भी टेररिस्ट इन केमिकल्स को आसानी से डस्टबिन में छिपा सकता था, और छोटी से छोटी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने स्टेशन पर से, ट्रेन में से और स्ट्रीट पर से हर जगह से डस्टबिन को हटा दिया गया। और अगर आप आज भी जापान में ट्रैवल करोगे तो आपको डस्टबिन ढूंढने पर बहुत मुश्किल से मिलेगी। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि डस्टबिन ना होने के बाद भी जापान इतना ज़्यादा क्लीन कैसे है? तो ये पॉसिबल हो पाता है जापान में रह रहे लोगों की वजह से। जब भी जापान के लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपना कचरा अपने पास ही रखते हैं और कोई भी रास्ते पर कचरा नहीं फैलाता है। इवन जो स्मोकर्स होते हैं उनके पास भी अपनी ऐश ट्रे होती है, जिसकी वजह से जब वो स्मोक करते हैं तो वो ऐश नीचे नहीं गिरता है। जापान में जो लॉन्ग डिस्टेंसेस बसेस होती है उसमें हर सीट पर एक ट्रैश बैग होती है और जब पैसेंजर उतरता है तो उसे वो ट्रैश बैग अपने साथ कैरी करनी पड़ती है। अब वही सेम चीज़ इंडिया में इमेजिन करके देखो तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों के फंडामेंटल से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कुछ रूल्स बनाती है तो मैक्सिमम लोग उसे फॉलो ही नहीं करेंगे। अब जापान के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए हैं क्योंकि बचपन से ही उनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। जापान के स्कूल्स में हर रोज़ 20 से 30 मिनट की क्लीनिंग क्लासेस होती है। मींस 20 से 30 मिनट तक कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम क्लीन करते हैं तो कुछ कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स। और पेरेंट्स भी घर पर अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माइको अवेन, जो कि टोक्यो गवर्नमेंट ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि 12 साल की स्कूल लाइफ यानी कि एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल तक क्लीनिंग टाइम स्टूडेंट्स के डेली रूटीन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। न्यूज़ रिपोर्टर अमे चावेन अपने एक आर्टिकल में बताते हैं कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन बर्ड जापान के सिटीजन्स को रेगुलरली इनवाइट करती है ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रेन स्टेशंस और अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए। कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं शॉक हो गया था। मुझे लगा कि वहाँ पर एम्प्टी बियर्स, सोडा कैंस, फास्ट फूड रेपर्स, प्लास्टिक ऐसा कुछ उठाना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ सिर्फ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े और सिगरेट्स के बट्स उठाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वैसा कचरा वहाँ पर था ही नहीं। मीन्स ये बताता है कि जापान के लोग अपनी सराउंडिंग के छोटे से छोटे कचरे को लेकर कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। कई दिनों पहले ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। ये वीडियो है कतार के एक फुटबॉल स्टेडियम की, जहां पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप का एक मैच चल रहा था और मैच खत्म होने के बाद जापान के लोग पूरे स्टेडियम को साफ करते हैं। ये बताता है कि जापान के लोगों के फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं है बल्कि उनके फंडामेंटल्स में है। हमें बचपन से सिखाया नहीं गया कि हमारी सराउंडिंग को क्लीन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी और की नहीं। हम यही सोचते हैं कि कचरा फेंक दो, सफाई कर्मचारी आके साफ कर लेगा, बट जापान में ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने 2 सिनेरियो रखता हूँ। एक जगह है कि जहाँ पर बहुत सारा कचरा है और एक जगह बहुत ही ज़्यादा साफ है। तो जब भी आप कचरा फेंकोगे तो आप ऐसी ही जगह फेंकते हो जहाँ पर पहले से कचरा मौजूद है। ये किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो साफ रोड कर कचरा फैलाए, और यही चीज़ जापान फॉलो करता है। जापान की हर एक जगह बहुत ज़्यादा साफ है, इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता कि वो साफ जगह पर कचरा फैलाए। अब जापान के लोगों के फंडामेंटल्स बस क्लीनलीनेस में स्ट्रांग नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में स्ट्रांग है। जैसे कि डिसिप्लिन की ही बात कर लो, जब भी उन्हें ट्रेन के अंदर जाना होता है तो वो कैसे लाइन में खड़े होते हैं और कोई भी धक्का मुक्की नहीं होती है। वही हमें इंडिया के मुंबई ट्रेन का हाल तो पता ही है, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को धक्का मारते हुए अंदर घुस जाते हैं।
और इसलिए अगर हमें इंडिया की हालत को सुधारना है तो हमें पहले बचपन से ही सभी के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और सभी को एक सही डायरेक्शन में ट्रेन करना होगा, और तभी हम वो चीज़ कर सकते हैं जो आज जापान कर पा रहा है। अब जापान जो इतना ज़्यादा क्लीन है वो सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और एक परफेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से जापान आज इतना ज़्यादा क्लीन है। तो क्या है जापान का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको समझते हैं। सबसे पहले जापान में जो लोग रहते हैं उन्हें कुछ ऐसा वेस्ट सेपरेशन रूल्स का एक पेपर दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें हमारे वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट करना होता है। अब हर लोकल लेवल पे ये जो रूल्स है वो अलग अलग है, लेकिन मेनली इन 5 कैटेगरीज में वेस्ट को सेपरेट किया जाता है। पहली है कंबस्टिबल वेस्ट, जिसमें फूड वेस्ट, ओल्ड क्लॉथ्स, यार्ड वेस्ट ये सब आता है। दूसरी है नॉन कंबस्टिबल वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक, सिरेमिक, मेटल ये सब आता है। और तीसरी है रिसाइक्लेबल वेस्ट, जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती है वो सारी इसमें आती है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, मैगजीन्स ये सब। चौथी है पेट बॉटल्स, और पांचवा है लार्ज आइटम्स, जिसमें टीवी, फर्नीचर और जो भी बड़े बड़े आइटम्स होते हैं घर में ये सब आता है। अब जैसे ही हम हमारे वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में सेपरेट कर लेते हैं तो जो गार्बेज ट्रक होती है जापान की वो इस वेस्ट को रेगुलरली कलेक्ट कर लेती है और फिर इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है। अब सारा गार्बेज कलेक्ट करने के बाद इसमें से जो चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, एल्यूमिनियम कैन, मेटल, पेट बॉटल्स, मैगजीन ये सब। अब जो गार्बेज बचता है उसे इंसिनरेशन प्लांट में भेज दिया जाता है। इंसिनरेशन प्लांट वो जगह होती है जहाँ पर गार्बेज को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब कचरे को जलाकर बिजली कैसे बनाई जाती है, इसे समझने के लिए हमें इंसिनरेशन प्लांट की पूरी वर्किंग को समझना होगा। सबसे पहले सारे कचरे को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है ताकि वो इजीली फायर कैच कर सके। देन गार्बेज को फर्नेस में डाला जाता है। अब अंदर होता है बहुत सारा पानी, और जैसे ही गार्बेज को ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है तो उससे वाटर बॉईल होता है और हाई प्रेशर स्टीम बनती है, और ये स्टीम पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन के पास जाती है, जिससे टरबाइन घूमना शुरू कर देता है, और जैसे ही टरबाइन घूमता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कचरा जलाने के बाद कई सारी टॉक्सिक एंड हार्मफुल गैसेस निकलती है, जिसको पूरी तरीके से फिल्टर किया जाता है एंड देन ही इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पर एक बात जो नोटिस करने वाली है वो है कि बहुत सारा कचरा जलाने के बाद बहुत कम राख बचती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इसे यूँ समझ लो कि 100 टन कचरा जलाने के बाद सिर्फ 10 से 15 टन ही राख बचती है, जिसमें से कुछ राख को सीमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है और बाकी राख को वेल डिज़ाइन लैंडफिल्स में जाके डंप कर दिया जाता है। अब अगर इंडिया यही चीज़ फॉलो करने लग जाए तो इंडिया में जो बड़े बड़े कचरे के पहाड़ है वो बहुत जल्द ही गायब हो जाएंगे। लेकिन इंसिनरेशन प्लांट को इंडिया में इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके रीजंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूंगा, अब बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग जापान के बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप इंडिया के गार्बेज क्राइसिस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे। तो जल्दी जाके इस वीडियो को देखो, और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो भी ये वाला वीडियो है, तो ज़रूर देखना इसको जाके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और आपके समय के लिए शुक्रिया।